बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो विजुअल बेसिक है और डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसके बारे में कि इससे पहले जो हम सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस हैं उनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम जो विजुअल बेसिक है या डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसको डिटेल से देखेंगे, ये क्या होता है और उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो इसके साथ एसोसिएट हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस होंगी, तो एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। विजुअल बेसिक क्या है? तो विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल थर्ड जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज created by Microsoft for Windows application development। ये एक थर्ड लेवल की हाई लेवल की लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की, और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है अपनी एप्लीकेशंस बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी जो वो वीबी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं। अब इसके नाम को अगर हम डिवाइड करें तो ये विजुअल और बेसिक में डिवाइड होता है। विजुअल मीन ऐसा मेथड है जिससे आप यूजर इंटरफेस जो है यूआईजी हम जिसको कहते हैं उसके तहत जो वो चीजें बनाई जाती हैं जो विजुअली इंटरेक्टेड हो, जिससे जो यूजर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मोड में जो है वो कोडिंग कर सके। इससे पहले जो हमने सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि हम हर कोड को, हर फंक्शन को या हर एलिमेंट को या किसी भी टास्क को असाइन करने के लिए हम उसके कोड को राइट करते हैं, टाइप करते हैं। बट इस केस के अंदर वीबी के अंदर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट ब्लॉक्स अवेलेबल होती हैं जिनको आप सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करके उसको इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सेकेंडली है बेसिक, विच मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन एंड कोड, के बिल्कुल बेसिक लेवल की ये लैंग्वेज है कि उसको बिगिनर्स भी जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर की एक्शन से रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि जब तक यूजर जो है वो कोई एक्शन नहीं करता, कोई क्लिक नहीं करता, कोई बटन नहीं दबाता या कोई इनपुट उसको प्रोवाइड नहीं करता, तब तक फर्दर जो है एग्जीक्यूशन है कोड की वो नहीं होती। इसको इसलिए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। देन हमारे पास रैड आ जाता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ये क्विक प्रोटोटाइपिंग है यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोडिंग ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको आसान करना इस्तेमाल है, टाइम की बचत होती है और इसको रीयूज किया जा सकता है क्योंकि बार बार आप उस कोड्स को जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसका जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश लेवल का होगा, तो जो प्रोग्रामर है उसके लिए उसको लिखना या समझना जो है वो आसान होगा। इसके साथ साथ ये जीयू डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके अंदर बिल्ट इन टूल है जो ग्राफिक इंटरफेस यानी कि कोड्स के लिए आपको ब्लॉक्स या डिफरेंट एप्लीकेशंस या ऑप्शंस जो है वो ग्राफिकली नजर आते हैं जिसको यूजर जो है वो देखते हुए कोडिंग कर सकता है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, इसका प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो वीबी के अंदर वो क्या होता है। नॉर्मली हमें जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है हम उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे सी और सी प्लस प्लस थे वो प्रोसीजरल लैंग्वेज थे। उसमें क्या होता है कि उसमें जब आप स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और फिर उसके बाद प्रोग्राम है जो वो एंड हो जाता है, यानी कि एक प्रोसीजर के तहत उसके जितने स्टेप्स हैं वो उनको फॉलो करता हुआ उसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर हम वीबी की बात करें, जैसे कि हमने पीछे बात की है, वीबी एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम है। ये तब तक जो है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा जब तक उसको कोई ना कोई इवेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी कि आप बटन या टेक्स्ट की फॉर्म में अगर कोई कोड चला रहे हैं तो जब तक यूजर जो है उसको क्लिक करके कोई इवेंट प्रोवाइड ना करे या टेक्स्ट की फॉर्म में कोई इनपुट प्रोवाइड ना करे तब तक ये जो इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए हम इसको इवेंट ड्रिवन कहते हैं। इवेंट से मुराद ये लेते हैं कि जो यूजर है वो उसको इन द फॉर्म ऑफ इनपुट कोई ना कोई जो वो इंस्टिगेट करेगा, कोई ना कोई ट्रिगर प्रोवाइड करेगा, देन इसका कोड जो है वो प्रोसीड होगा। अब जो कॉमन इवेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो बटन का क्लिक हो सकता है, फॉर्म लोड हो सकता है, माउस की मूवमेंट हो सकती है, कीबोर्ड की कोई की प्रेस करना हो सकता है, या टाइमर भी लगाया जा सकता है कि जैसे टाइमर पूरा होगा उसका जो नेक्स्ट फेज है वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए वीबी जो है वो एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम जो है वो कहलाता है। इसकी हिस्ट्री की तरफ देख लें तो जो सबसे पहला इसका वर्जन था जिसको वीबी 1.0 कहा जाता है, 1991 में लॉन्च किया गया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस बिल्डर पर जो है वो डिपेंड करता था। और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इसलिए थी
कि इससे पहले जो है वो लाइन इंटरफेस था, यानी कि लाइंस की सूरत में जो कोड्स है वो लिखे जाते थे, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसके अंदर चूंकि ब्लॉक्स की सूरत में कोड्स अवेलेबल थे, सिंपली आप ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते। जैसे कि अगर आपने स्क्रैच कोडिंग, स्क्रैच प्रोग्राम अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो उसमें आप देखते हैं कि उसके अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स है उसके लिए प्री डिफाइंड कोड्स मौजूद है। आप सिंपली उसको आप अपनी साइड जो टेबल है वहां से उनके कोड्स को उठाते हैं और उसके कोड एरिया में प्लेस करते हैं और वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट इज व्हाई 1991 में जब ये फर्स्ट टाइम डेवलप की गई, लॉन्च हुई, तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी और इसने प्रोग्रामिंग की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया था। इसका जो सेकंड वर्जन है 3.0 वो 1993 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और डेटाबेस एक्सेस वाया जेट इंजन बिजनेस एप्स जो है वो उसके जरिए पॉसिबल हो सकी, क्योंकि इसने डेटाबेस एक्सेस जो है वो अपने साथ एसोसिएट कर ली थी। तो इसके बाद VB 6.0 है, 1998 में इसको लॉन्च किया गया। ये VB का सबसे पॉपुलर वर्जन था, जो कि जिसके अंदर वेब कैपेबिलिटीज यानी कि इंटरनेट और जो वेबसाइट्स हैं उनके साथ कैपेबिलिटीज जो वो ऐड की गई थी और अभी तक सिस्टम की लेगेसी में ये यूज होता है। उसके बाद जो लेटेस्ट हमारे पास है वो VB.NET है, जो 2002 में लॉन्च किया गया और ये कंप्लीट रीराइट था और .NET फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता था। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये रेवोल्यूशनरी क्यों था, क्योंकि इससे पहले कोडिंग ट्रेडिशनल तरीके से टाइप की जाती थी, लाइन बाय लाइन सिंटैक्स बनाया जाता था, कॉलम्स का, अंडरस्कोर्स का, उसके जो करेक्टर्स का बहुत ख्याल रखा जाता था। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर एक कॉलन या एक कॉमा भी मिस हो जाता है तो वो कोड सिंटैक्स एरर देता है और एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था, जिसको आसान किया VB ने आके, जिसमें जो ब्लॉक्स की सूरत में कोड्स मौजूद थे। आपको सिंटैक्स लंबे लंबे लिखने की जरूरत नहीं है, उसके ब्लॉक्स की या उसके पैरेंथेसिस की, उसके कॉमास का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए इन कोड्स को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी VB 6 और VB.NET। इनमें क्या फर्क है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्यों VB 6 जो है वो इतनी पॉपुलर हुई थी। तो हम उनके जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें आर्किटेक्चर की, तो VB 6 जो है वो कॉम बेस्ड थी, कमांड बेस्ड जो है वो इंटरफेस है इसका, जबकि जो .NET फ्रेमवर्क, जो वेब.NET था, ये .NET फ्रेमवर्क बेस्ड था GUI को इस्तेमाल करते हुए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट की, तो VB 6 की लिमिटेड थी क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस का ऑप्शन मौजूद नहीं था, जबकि VB.NET जो था उसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये फुली तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता था। एरर हैंडलिंग की बात करें तो VB 6 में ऑन एरर गो टू अनस्ट्रक्चर्ड था, जबकि जो VB.NET है इसमें जो एरर हैंडलिंग वो स्ट्रक्चर्ड है और उसको एरर को डिटेक्ट करना ज्यादा इजी है। मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर ले तो VB 6 जो है वो मैनुअल और ऑब्जेक्ट्स को सेट करती है मेमोरी एलोकेशन के लिए, जबकि .NET के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है कि जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है वो ऑटोमेटिकली स्पेस को फ्री अप करके अवेलेबल स्पेस को नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अवेलेबल करवाता था। डिफॉल्ट पैरामीटर्स की बात करें तो VB 6 में बाय रेफरेंस होता है, जबकि VB.NET में बाय वैल होता है। उसके बाद एरे बेस की बात करें तो VB 6 में ऑप्शन बेस होता है 0 और 1 का और VB.NET में सिर्फ 0 होता है। टाइप ऑफ सेफ्टी की बात करें तो VB 6 में वेरिएंट, डिफॉल्ट या लूज टाइपिंग होती है, जबकि VB.NET की बात करें तो ऑप्शन जो है वो स्ट्रिक्ट ऑन फॉर टाइप सेफ्टी होता है। और इस तरह थ्रेडिंग की बात करें तो VB 6 में लिमिटेड थ्रेडिंग होती है, जबकि जो VB.NET है ये फुली मल्टी थ्रेडिंग की जो ऑप्शंस है वो ऑफर करता है। दैट इज वाई VB.NET जो है वो ज्यादा इफेक्टिव, फिजिबल और सेफ और इजी टू यूज है। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं कोड कंपैरिजन की कि VB.NET का कोड और VB 6 का कोड, इनमें फर्क क्या है। यहां पर एक VB 6 का कोड दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ VB.NET का जो कोड है वो दिया गया है। तो क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हैं कि VB.NET के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, हर स्टेप को स्ट्रिक्टली और इंतहाई क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है और साथ में साथ जो इसका प्लस है वो एरर हैंडलिंग का ऑप्शन है। जबकि VB 6 की बात करें तो इसमें इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है और एरर हैंडलिंग के लिए कोई भी जो एडवांटेज है या कोई भी उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो बेसिक इसमें जो डिफरेंस ज्यादा है वो एक एरर हैंडलिंग का और क्लियर इंस्ट्रक्शन का है।
उसके बाद एरर हैंडलिंग की बात करें, जैसे मैंने पीछे बताया, तो उसके अंदर उसकी बात कर लें तो जो VB6 के साथ जो मसले वो ये है कि ये स्पेगेटी कोड जो है उसको प्रोड्यूस कर सकता है, जो टेंगल्ड हो जाते हैं और कोड की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और इसका जो फ्लो है वो हार्ड टू फॉलो है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड VB.NET की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा क्लियर, ज्यादा स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप्स हैं, और जो गारंटी करता है क्लीनअप की, और कोई गो टू स्टेटमेंट्स इसमें नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्मूथ होती है और फ्लो जो है वो इजी होता है। ओके जी, फर्दर इसके जो .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर की बात करें जो कि VB6 इस्तेमाल करता है, तो 4 लेयर्स सिस्टम है। फर्स्ट लेयर की बात करें तो उसमें आपका कोड इसमें आता है, जिसमें जो क्लासेस ऑफ फॉर्म की सूरत में आप VB.NET एप्लीकेशन में अपना कोड जो वो टाइप करते हैं। देन जो VB लैंग्वेज का कंपाइलर है वो उसको ट्रांसलेट करता है आपके कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, जो माइक्रोसॉफ्ट की इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। देन जो CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR है, वो इसको कंपाइल करता है एग्जीक्यूशन इंजन के लिए, और फिर उसको फॉरवर्ड किया जाता है बेस क्लास लाइब्रेरी BCL में, जो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, जिसको CPU जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है, प्रोग्राम को लोड करता है। तो ये 4 लेयर्स में .NET फ्रेमवर्क जो है वो किसी भी प्रोग्राम को प्रोसीड करवाता है। अगर .NET में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में, जैसे पीछे मैंने बात की कि आप VB.NET में अपना कोड राइट करते हैं, फिर VB.NET का कंपाइलर जो उसको कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट में, देन उसका जो CLR है वो लोड करता है असेंबली में, और जब प्रोग्राम लोड हो जाता है तो जेट कंपाइलर जो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और देन जब मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाता है तो देन CPU जो है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है .NET फ्रेमवर्क के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है CLR सर्विसेज के जो रन टाइम है वो क्या प्रोवाइड करता है आपको। जो रन टाइम है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं रन टाइम की, वो क्या है, तो ये उसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि रन टाइम असल में क्या क्या सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पर 6 तरह की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है रन टाइम। उसमें सबसे पहले हम GIT कंपाइलेशन की बात कर लेते हैं, जो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, VB6 का जो कोड है उसको कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज में, नेटिव कोड में, जिसकी जरूरत होती है, और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंस हो जाता है नेटिव परफॉर्मेंस से। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो अनयूज मेमोरी है उसको फ्री करवाता है और कमिंग जो प्रोग्राम है उनको अवेलेबल करवा देता है। टाइप सेफ्टी की बात कर ले तो ये इंश्योर करता है कोड एक्सेस मेमोरी करेक्टली, कि जो कोड है वो जिस मेमोरी को जो बिट अलॉट की गई है ये करेक्टली उसी लोकेशन को जो है वो एक्सेस करे। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड और एरर मैनेजमेंट इसमें पाई जाती है, और जो रिवर्स एरर को लैंग्वेज को ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो है वो कैप्चर भी कर लेता है और करेक्ट भी कर लेता है। सिक्योरिटी की बात करें तो कोड एक्सेस सिक्योरिटी जो है बेस्ड ऑन होती है ओरिजिन, यानी कि इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो स्पेसिफाइड होती है, उसके अंदर जो है वो फ्लिपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन जो थ्रेड्स हैं वो इस पर इसके ऊपर उसकी जो एक्सेस होती है, और जो इजियर पैरेलल प्रोग्रामिंग को, यानी कि जो पैरेलल प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपस में थ्रेडिंग जो है वो इंटेंगल्ड नहीं होती, और प्रोग्राम जो है पैरेलल प्रोग्राम भी स्मूथली ड्राइव होते रहते हैं। उसके बाद बेस क्लास लाइब्रेरी BCL की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, ये असल में प्री बिल्ट फंक्शनैलिटी है जो सिस्टम के अंदर VB.NET में ऑलरेडी प्री बिल्ट जो चीजें मौजूद है उसकी लाइब्रेरी है, और ये ह्यूज कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल क्लास ऑर्गेनाइज्ड इनटू द नेम स्पेस, ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड प्री डिफाइंड सिस्टम के अंदर जो वो लाइब्रेरी मौजूद है नेम स्पेस के अंदर। यहाँ पर उनके नाम, नेम स्पेस के उनके क्या पर्पस है और उनकी कॉमन क्लास उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो यहाँ पर गिवन है। जैसे कि अगर हम पहले नेम स्पेस की बात करें तो सिस्टम के नाम से ये नेम स्पेस है, और इसका काम क्या, कोर फंक्शनैलिटी है, और इसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी होती है, स्ट्रिंग, डेट, टाइम, मैथ, रैंडम की जो क्लासेस के अंदर मौजूद होती है। इस तरह बाकी जो नेम स्पेसेस यहाँ पर इंडिकेट है, जैसे कि सिस्टम IO है, इनपुट आउटपुट की, सिस्टम डाटा है, सिस्टम विंडोज फॉर्म्स है, सिस्टम वेब है, XML है, .NET है, थ्रेडिंग है, और आगे उनके पर्पसेस और उनकी जो कॉमन क्लासेस दी हुई हैं। तो इतनी लंबी रेंज जब आपको नेम स्पेस की मिल जाती है तो दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर द प्रोग्रामर कि वो इजीली इनको इस्तेमाल करते हुए अपने कोडिंग को कंप्लीट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है।
अच्छा जी, ये हमारे पास आईडी आ जाती है, इंटीग्रेटेड जो मॉड्यूल है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स जो है प्रोग्रामर को लिबर्टी देता है कि वो इजीली विदाउट टाइपिंग द कोड, विदाउट लंबे लंबे जो है वो सिंटैक्स लिखने के बजाय डायरेक्टली सिंपली चीजों को ड्रैग करके अपने फॉर्म के अंदर जो है वो उनको लोड कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस साइड पर आपको टूल बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, चेक बॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर मौजूद है, ये आपका फॉर्म है जहां पर आप कोड जो है वो ड्रैग कर करके लिख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज विंडो, आगे हम इसको डिफाइन करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। और ऊपर आप देखिए कि मल्टीपल जो मेन्यू बार और टूल बार के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप अपने कोड को इजीली जो है वो एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना कोड जो है वो इजीली यहां पर जनरेट कर सकते हैं। अब इनकी जो ये विंडोज थी, जैसे कि ये टूल बॉक्स है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, या आपका फॉर्म है, या प्रॉपर्टीज विंडो है, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं टूल बॉक्स विंडो की। टूल बॉक्स विंडो के क्या होता है, ये कंटेन करता है रीयूजेबल यूजर इंटरफेस कंट्रोल, कि इसके अंदर जो रीयूजेबल यूजर इंटरफेस जो प्री डिफाइंड इसके अंदर मौजूद है, जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो सारे कंट्रोल्स होते हैं। ड्रैग कंट्रोल्स ऑन टू द फॉर्म टू क्रिएट इंटरफेस, कि आप इनमें से कंट्रोल्स को ड्रैग करके लाके अपना जो पर्सनल इंटरफेस है वो बना सकते हैं। कंट्रोल इंक्लूड्स बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स एक्सेट्रा वगैरह, यानी कि आप बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स या इन चीजों को अपने कोड के अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप टूल बॉक्स से ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज विंडोज की बात करें तो ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड कंट्रोल एट डिजाइन टाइम, डिजाइन टाइम पे जब आप किसी भी कंट्रोल को पिक करते हैं टूल बॉक्स में से, वो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाता है कि जिस कंट्रोल को आपने सिलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उसके बाद चेंज जनरेट कोड इन फॉर्म 1 डिजाइन, यानी कि जो भी आपके फॉर्म 1 के अंदर डिजाइन में चेंजेस आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज को शो करवाएगा। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, नेम आ जाएगा, आइडेंटिफायर यूज्ड टू कोड, यानी कि आपका जो आइडेंटिफायर है वो उसको डिस्प्ले कराएगा, जितना भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करवाएगा, यानी कि अगर आपने कोई बटन बनाया तो उसके ऊपर लिखते हैं क्लिक मी, वो उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। इनेबल्ड यानी कि जो यूजर है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता है। विजिबल के कंट्रोल जो है वो शो हो या ना हो, उसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होता है। बैकग्राउंड का कलर जो है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फाउंट टेक्स्ट अपीयरेंस है उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, उसके अंदर क्या होता है, शो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हायरार्किकली, कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी कंप्लीट हायरार्की को वो ये दिखाएगा कि किस किस पॉइंट पर आपने क्या क्या किया है। उसके बाद फाइल्स, रेफरेंस, रिसोर्सेज वगैरह भी इसी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये 3 मेजर विंडोज थी जो वहां पर आपको देखने को मिलती है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स और प्रॉपर्टी विंडो को, ये तीनों बॉक्सेस जो है वो आपके सारे कोड्स की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोड एडिटर फीचर्स, कि जो आप कोड लिखते हैं आप उसको भी एडिट जो है वो कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों के साथ। उसके जितने भी आप उसके अंदर जो चीजें डाल रहे होते हैं आप उनको वन बाय वन कीवर्ड्स के साथ भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ प्री डिफाइंड शॉर्टकट कीज हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लूप इंसर्ट करना चाहते हैं कोड के अंदर, आप सिंपली जो है वो फॉर लिखें और टैब की प्रेस कर दें, वो लूप के लिए इस्तेमाल होगी। इफ और टैब की प्लस करें तो ये इफ स्टेटमेंट को इंसर्ट कर देगा। प्रॉप लिख के टैब की प्रेस करें तो ये आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन को इंसर्ट कर देगा। CW लिख के टैब की प्रेस करें तो ये आपका जो कंसोल राइट लाइन है उसको इंसर्ट कर देगा। तो ये प्री डिफाइंड शॉर्टकट भी उसके अंदर मौजूद होते हैं जो आपको कोड लिखने में हेल्प आउट करते हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग के अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो ब्लू कलर में नजर आएंगे। जो सिंटेक्स आप लिख रहे होंगे हाईलाइट्स, उसके अंदर जो ब्लू कलर होगा वो सारे के सारे कीवर्ड्स के लिए होंगे। जितने भी आप उसमें कमेंट्स लिखेंगे वो ग्रीन कलर में होंगे, स्ट्रिंग्स जो है वो रेड कलर में होंगी, और ये जो कलर डिफरेंट यहां पर इस्तेमाल होंगे ये आपके कोड को पढ़ने में आसानी देते हैं। आपको इजीली कीवर्ड्स, कमेंट्स या स्ट्रिंग्स जो है वो बाकी सारे कोड से डिस्टिंग्विश जो है वो नजर आती हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए जी प्रोजेक्ट टाइप। अब आप किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं VB.NET में, विजुअल बेसिक में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 तरह के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लिखे गए, उनमें से पहला आ जाता है जी विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन, यानी कि जितनी भी विंडोज की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस को यूज किया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप UI डिजाइन आप इसमें बना सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस और यूटिलिटीज है वो आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। क्लिक लोड, टेक्स्ट चेंज जैसे इवेंट्स हैं वो आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। सेकंड जो टाइप आ जाती है वो कंसोल एप्लीकेशन है। कंसोल एप्लीकेशन
के अंदर आप कमांड लाइन इंटरफेस जैसे कि डॉस वगैरह की कमांड चलती हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट आउटपुट ओनली, यानी कि जो कमांड लाइन वाली होती है आपको पता है उसके अंदर हम टेक्स्ट की सूरत में इनपुट देते हैं और आउटपुट भी टेक्स्ट की सूरत में मिलता है, और ये सूटेबल होती है यूटिलिटीज एंड बैच प्रोसेसिंग, यानी कि इस तरह के एप्लीकेशन जिसमें बैच की प्रोसेसिंग, लंबी लंबी प्रोसेसिंग चलनी होती है, और लर्निंग एंड टेस्टिंग के लिए इसको जो वो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तीसरा जो टाइप है प्रोजेक्ट की जो आप इसमें डेवलप कर सकते हैं वो क्लास लाइब्रेरी है। क्लास लाइब्रेरी क्या होती है? रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो प्री डिफाइंड होते हैं लाइब्रेरी में स्टोर हो जाते हैं और एक दफा बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम जो वो यूज किया जा सकता है। इसमें कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता और ये अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन शेयर होता है, यानी कि आप इसमें जो कुछ भी डेवलप करेंगे उसमें आप जितनी भी बाद में एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे पहले से बनाई गई चीजें ऑलरेडी वहां पर मौजूद होंगी जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं, उनकी टाइप्स भी होती है। फोर्थ नंबर पर जो प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं दैट इज वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है, वेब सर्वर पर रन होती है, ब्राउजर एज अ क्लाइंट उनको इस्तेमाल करता है। ये सारी वेब एप्लीकेशन भी आप VB.NET पर बना सकते हैं। उसके बाद WPF एप्लीकेशन है, तो एडवांस विंडोज प्रेजेंटेशन जो फाउंडेशन है उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं जिसके अंदर रिच ग्राफिक्स जो है और स्टाइल जो है वो यूज किए जाते हैं। तो इस तरह ये 5 जो है हाई प्रोफाइल जो मल्टी एप्लीकेशन लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप VB.NET के जरिए डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में। यहाँ पर VB का एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिखाया गया। आप देखिए स्टार्ट में उसमें नेम स्पेस आ जाती है और नेम स्पेस के बाद आपकी अपने जो आपका कस्टमाइज जो है वो एप्लीकेशन के नेम आ जाती है, फिर क्लास डेफिनेशन आ जाती है, उसके बाद फील्ड्स और डाटा स्टोर्ड आ जाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर्स आ जाते हैं, फिर आप कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देते हैं कंपोनेंट्स को, फिर मेथड्स और बिहेवियर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हैंडल बटन्स आ जाते हैं और इसके बाद जो है वो कोड आपका एंड हो जाता है। तो इस तरह आप उसको एक हायरार्किकल व्यू में जो है वो प्रोसीड करते हैं। बेसिक VB.NET का जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह का होता है। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं नेमिंग कन्वेंशन की कि इसके अंदर जो नेमिंग है डिफरेंट कंपोनेंट्स को वह कैसे दी जाती है, तो बेसिकली ये हंगेरियन नोटेशन लेगेसी जो है जिसको अभी तक इस्तेमाल किया जाता है उसी की बेस पर आप जो प्रीफिक्सेस हैं या डाटा टाइप्स हैं उनके नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है उसका जो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है दैट इज str, इंटीजर के लिए int इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि इसमें ज्यादातर चीजें जो है वो C लैंग्वेज वाली जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे इसके टैग्स जो है, डाटा टाइप्स जो है, उनके नेम्स या उनकी इंडिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू द C टाइप है। तो डबल टाइप जो डाटा है उसके लिए DBL इस्तेमाल करते हैं, बुलियन के लिए BWL इस्तेमाल करते हैं, डेट टाइम के लिए DTM इस्तेमाल करते हैं, बटन के लिए BTN, टेक्स्ट बॉक्स के लिए TXT, लेबल के लिए LBL, लिस्ट बॉक्स के लिए जो LST। तो इस तरह ये जो प्रीफिक्सेस हैं कोड के अंदर ये डिफाइन करेंगी कि किस तरह का डाटा जो है वो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मॉडर्न .NET कन्वेंशन है उसके अंदर जो वो क्लासेस, मेथड, प्रॉपर्टीज वगैरह जो है ये पास्कल केस में जो है वो इंडिकेट की जाती है। उसके बाद जो लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स है वो कैमल केस में आ जाती है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपर केस में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ओके, ये डाटा टाइप टेबल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये तकरीबन वही चीजें हैं जो आपने C के अंदर भी पढ़ा था कि इसमें जो बाइट टाइप डाटा है उसका जो साइज है वो 1 बाइट होता है, रेंज 0 to 25 है, सेम एज ये भी तकरीबन सिमिलर टू द C लैंग्वेज है। इसके अंदर जो शॉर्ट है वो 2 बाइट्स का होता है, उसकी रेंज यहाँ पर गिवन है। जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स का होता है, उसकी रेंज यहाँ पर गिवन है। इस तरह जो लॉन्ग इंटीजर होता है वो 8 बाइट्स का होता है, सिंगल जो है वो 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है, डेसिमल जो है वो 16 बाइट्स का है, करेक्टर जो है वो 2 बाइट्स का है, स्ट्रिंग जो है वो 2 वेरिएबल्स का, बुलियन जो है वो 2 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, डेट और ऑब्जेक्टिव जो है वो 8 और 8 बाइट्स के होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो उसको ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी कन्वर्जन की टाइप। ये भी बिल्कुल वैसे जैसे C लेवल में होता था, डाटा को कन्वर्ट करने को, डाटा की एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरह की जो कन्वर्जन इस्तेमाल की जाती है, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन है और दूसरी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है ये वाइडनिंग होती है, ऑटोमेटिकली होती है, ऑटोमेटिकली जो डाटा वो जो कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्सप्लिसिट होती है
ये इसके लिए कास्टिंग या इसके लिए जो है ना वो स्पेशलाइज्ड आप कह लें कि ट्रिगर की जरूरत होती है, और इस सूरत में जो डाटा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके अंदर जो इम्प्लिसिट है वो ऑटोमेटिकली डिपेंड होता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि डाटा किस तरह से चेंज होता है। तो ये दो तरह की जो कन्वर्जन है वो उमूमन इस्तेमाल की जाती है। और अगर फंक्शन के कन्वर्जन बात करें तो जो CLNT-X फंक्शन है ये इस्तेमाल होता है, इंटीजर्स को कन्वर्ट करता है। CLNG जो है ये कन्वर्ट होता है लॉन्ग में, इससे ये कुछ जो बूलियन है, डेट है, स्ट्रिंग है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म जो है वो VB में जो इस्तेमाल की जाती है दैट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होता है, आप कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप के अंदर, यानी कि एक वैल्यू टाइप के इंटीजर को आप ऑब्जेक्ट टाइप पे जो कन्वर्ट करते हो, और इस तरह की कन्वर्जन को हम बॉक्सिंग कहते हैं। और इसका जो उलट है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट टाइप को अगर वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। जैसा कि डिम वैल्यू एज इंटीजर आप 42 उसको असाइन करते हैं और उसके बाद आप इस इंटीजर को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट वैल्यू के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आपने इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसको हम बॉक्सिंग कहेंगे। और इसका जो उलट है, यानी कि ऑब्जेक्ट को दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट करना जो है वो अनबॉक्सिंग कहलाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। वैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जैसे सी लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि जो प्लस साइन वाला ऑपरेटर है वो एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइनस वाला सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोटिंग डिवीजन। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्लोटिंग डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, इंटीजर डिवीजन के लिए रिवर्स स्लैश, मॉडुलस के लिए MOD, और एक्सपोनेंट के लिए जो अपर साइड जो एरो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी है वो सारे के सारे इन ऑपरेटर के थ्रू होते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं कंपैरिजन वाले। अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम द सी, जैसे कि इक्वल टू के लिए हम सिंगल इक्वल साइन इस्तेमाल करते हैं, जबकि सी में हम डबल इक्वल साइन को इक्वल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे नॉट इक्वल के लिए ये टू साइडेड जो ब्रैकेट है इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेस देन के लिए ये दो कैरेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल के लिए ये कैरेक्टर जो वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसकी एग्जांपल दी गई है कि अगर x और y की वैल्यू ये हो तो कौन सा फंक्शन किसके लिए ट्रू होगा और किसके लिए फॉल्स होगा। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट नोट ये कि ये जो इक्वल साइन है ये यूज होता है असाइनमेंट के लिए भी और कंपैरिजन के लिए भी। यानी कि आगे हम कुछ और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। पीछे हमने सी के अंदर पढ़ा था कि जो डबल इक्वल्स का साइन होता है वो इस्तेमाल होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, बट यहां पर VB के अंदर ये सिंपल इक्वल साइन जो है वो इस्तेमाल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए भी और इक्वल ऑपरेटर के लिए भी। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। यहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर के लिए भी जो साइन है वो जरा डिफरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर के लिए सिंपल एंड इस्तेमाल किया जाता है, और ऑपरेटर के लिए OR, नॉट ऑपरेटर और जोर ऑपरेटर, ये चार बेसिक ऑपरेटर यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका बेसिक ट्रुथ टेबल वही है। जैसे एंड ऑपरेटर के अंदर जब तक दोनों इनपुट्स एंड नहीं होंगी तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। और ऑपरेटर में एनी वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू तो देन हमारे पास जो है वो आउटपुट ट्रू होगी। नॉट ऑपरेटर जो है वो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको जो है वो ट्रू कर देगा। तो इस तरह ये जो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये भी इस्तेमाल होते हैं VB के अंदर। उसके बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जो मैं आगे आपको बात कर रहा था, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम डबल इक्वल्स के साइन के बजाय सिंगल इक्वल्स का साइन इस्तेमाल करते हैं, जो किसी वेरिएबल को कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एक ऑपरेटर है जिसमें हम वैल्यूज को असाइन करते हैं एडिशन के साथ, जैसे x प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसमें क्या होगा, x के अंदर 5 जो ऐड होगा। इस तरह माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए और उसके बाद जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी ये ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर। यानी कि आप कोई वैल्यू ऐड करके असाइन करना चाहते हैं, माइनस करके असाइन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करके असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करें तो हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस आ जाती है। अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो देन आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑपरेटर का भी इस्तेमाल होगा, तो उसकी तरतीब इस टेबल में दी गई है, ऑर्डर दिए गए कि किस तरह से आप जो ऑपरेटर्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट लेवल पर जैसे कि हमारे पास
उसके अंदर भी था, सी लैंग्वेज के अंदर भी पैरेंथेसिस जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। जहां पर भी पैरेंथेसिस होंगी तो सबसे पहले उस हिस्से को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन सेकंड नंबर पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद हमारे पास यूनिटरी प्लस या माइनस के ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या फ्लोटिंग डिवीजन है, उसके बाद इंटीजर डिवीजन आ जाती है, मॉडुलस आ जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है, स्ट्रिंग कंसंट्रेशन आ जाती है, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर जोर, और एंड पर जो है फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सबसे आखिर लेवल पर जो असाइन किए जाते हैं। तो अगर आपके पास एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक सिंटेक्स के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएं तो उनको आप इस तरतीब के साथ जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। अगेन गोल्डन रूल जो हमने सी में भी पढ़ा था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ जाती है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पीछे और आगे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि दरमियान में कोई चीज जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, तो सिंपली आप उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें तो वो चीज ऑटोमेटिकली सबसे पहले हो जाएगी। सो दैट्स इट। यहां तक जो है वो हमने जो बेसिक्स है वीबीनेट की, उसकी कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए थे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा एमके प्रिपरेशन और एमके पब्लिकेशन का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।